रहा आज तो क्लास को, मेरे को लग रहा है ना। हाँ, आज हमारा नया टॉपिक है बीआरएस, है ना। बीआरएस क्या है, ये आप वैसे तो 11th में आपने पढ़ा है, बट फिर भी बीआरएस हम जानते हैं बीआरएस होता क्या है। तो बीआरएस इज बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। तो ये बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट होता क्या है। अच्छा, हम जब बिजनेस करते हैं तो बैंक में अकाउंट खुलाता है। अब तो वैसे अब तो खुलवाते ही हैं। चलो पहले की हम बात करें, डाउन द टाइम 40-50 ईयर्स पहले तो बैंक भी इतने नहीं हुआ करते थे, तो सब कैश में डील होता था। बट आज की तारीख में तो बिना बैंक के धंधा ही नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज तो यूपीआई पेमेंट होती है। हर दुकान पे जाओ क्यूआर कोड लगा रहता है, वो क्यूआर कोड पे जैसे ही आप पेमेंट डालोगे कहाँ जाएगा, बैंक में, है ना। तो बैंक इज द नेसेसरी पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर किसी के पास यूपीआई नहीं है तो उसका बिजनेस भी इतना रन नहीं करता है एज कंपेयर टू अदर कॉम्पिटिटर, क्योंकि हर कोई आजकल फोन पे करके जाता है पेमेंट। तो बैंक में आपका अकाउंट है। जब भी आपके बैंक में आप पैसे लेन देन करते हो तब आप आपकी बुक्स में अकाउंटिंग करते हो और एक बैंक अकाउंट मेंटेन आप करते हो, लेजर, है ना। अगर आपके मल्टीपल बैंक है, बैंक अकाउंट्स है बिजनेस के, जैसे अलग अलग बैंक्स में एचडीएफसी, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई, इंडियन ओवरसीज, तो उस केस में आप मल्टीपल बैंक लेजर्स बनाते हो। आपकी बुक्स में उन बैंक्स का लेजर होता है, मतलब दैट बैंक इज ऑल्सो ए पर्सन टू अस। मैंने जब पैसा जमा कराया उस बैंक में तो मुझे उससे पैसा लेना है, तो मैं क्या करता हूं, बैंक डेबिट टू जिसने भी दिया पेमेंट। और अगर मैंने पैसा विड्रॉ किया तो मैं बैंक को क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। यही हम एंट्री करते हैं। अच्छा, सेम बैंक भी ये चीजें रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि वो भी तो हिसाब किताब रखेगा, तो वो भी अकाउंटिंग करता है। बैंक अकाउंटिंग करता है, उसकी बुक्स में जब हम जमा कराते हैं, हम उसे उसके पास पैसे लेके जाते हैं तो वो हमें क्रेडिट करता है, क्योंकि हम अब क्रेडिटर हो चुके हैं। और जब अब हम विड्रॉ करते हैं तो वो हमें डेबिट करता है, क्योंकि हम डेटर हो चुके हैं। डेटर इन द सेंस कि हमारा बैलेंस कम कर देगा। अगर मेरा नॉर्मल बैंक अकाउंट है जिसमें ओवरड्राफ्ट लिमिट नहीं है, ओवरड्राफ्ट मतलब जब आप आपकी अकाउंट में बैलेंस ना हो तो भी विड्रॉ कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड एज ओवरड्राफ्ट, मतलब आप लोन ले सकते हो। तो एक फिक्स्ड लिमिट का ओवरड्राफ्ट भी देता है बैंक, कि आप इतना अमाउंट ओवरड्राफ्ट भी कर सकते हो, मतलब कि एक्सेस अमाउंट आपके बैलेंस नहीं है तो भी आप विड्रॉ कर सकते हो, उस पर बैंक आपसे इंटरेस्ट ले लेगा। तो मैं ओवरड्राफ्ट की अभी बात नहीं कर रहा हूं, मैं नॉर्मल अकाउंट की बात कर रहा हूं, कि मेरा एक नॉर्मल अकाउंट है जिसमें जितना बैलेंस होगा उतना ही मैं विड्रॉ कर पाऊंगा। जीरो हो गया तो कुछ भी विड्रॉ नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो उस केस में बैंक जब भी मैं पैसा जमा कराऊंगा तो मुझे क्रेडिट करेगा, और मैं जब पैसे विड्रॉ करूंगा तो मेरा बैलेंस कम कर देगा, क्रेडिट कम कर देगा। मतलब मेरे अगर 10,000 रुपए बैंक के पास जमा है तो मैं बैंक के लिए क्रेडिटर, और मेरे यहाँ पे वो डेटर है। उल्टा चलता है, मतलब जब भी मैं जमा करूंगा मैं डेबिट करूंगा बैंक को, बैंक मुझे क्रेडिट करेगा। जब भी मैं विड्रॉ करूंगा तो मैं बैंक को क्रेडिट करूंगा, बैंक मुझे डेबिट करेगा, यही होता है। अच्छा, तो मतलब कि मेरे यहाँ जो बैंक का लेजर है और बैंक के यहाँ जो मेरा लेजर है, कस्टमर मतलब मैं कस्टमर हूं, वो दोनों मैच होने चाहिए, दोनों में एक जैसा बैलेंस चलना चाहिए। अगर मुझे बैंक से 10,000 लेने तो बैंक की बुक्स में क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए 10,000, मेरे यहाँ अगर डेबिट है तो वहां क्रेडिट होना चाहिए, और मेरे यहां अगर क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, तो वहां डेबिट होना चाहिए, बैलेंस एक जैसा होना चाहिए। बट मेनी ऑफ द टाइम्स ऐसा नहीं होता है कि बैलेंस मैच हो। ऐसा कैसे होता है, ऐसा ऐसे होता है, सबसे पहले तो ये कि आपने कोई गलती कर दी, आपने एंट्री करने में गलती कर दी, तो फिर बैलेंस मैच होगा क्या, नहीं होगा। दूसरा है बैंक ने गलती कर दी, तो ऑब्वियसली मैच नहीं होगा। बैंक भी गलती कर सकता है कि यस, हो जाता है कभी कभी। उसके बाद गलती के बाद आप एंट्री करना भूल गए, एरर ही है, वो एरर का ही पार्ट है, ओमिशन या कमीशन दोनों। अभी हमने लास्ट चैप्टर पढ़ा था रेक्टिफिकेशन, तो आपको पता है ओमिशन क्या होता है और कमीशन क्या होता है। तो ये जो गलतियां हैं इनसे भी हमारे दोनों के बैलेंस मैच नहीं होंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे डिफरेंसेस होते हैं जो टाइमिंग डिफरेंस होता है। टाइमिंग डिफरेंस कैसे होता है बेटा, टाइमिंग डिफरेंस लाइक आपने चेक जमा कराया, बट
बैंक ने जो क्रेडिट किया हमारा अकाउंट वो 10 दिन बाद किया, हो सकता है बैंकिंग हॉलीडेज हो सकता है कि लेट प्रेजेंट हुआ हो बैंक की तरफ से भी, तो कुछ भी हो। आज मान लो 31 मार्च है, मैंने 30 मार्च को एक चेक जमा कराया, 31 मार्च मेरा क्लोजिंग ईयर है, तब तो हम बैलेंस मैच करेंगे, हम बैंक का लेजर मंगाएंगे, मतलब बैंक का लेजर, बैंक की बुक्स में जो हमारा लेजर है वो मंगाएंगे, और उसको बैंक की लैंग्वेज में हम बोलते हैं बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट। बैंक पासबुक जस्ट लेजर की कॉपी है, बस वो जो है वो एक बुक टाइप आती है, सिली हुई, मतलब कि सारे पेजेस एक साथ स्टेपल्ड होता है, और स्टेटमेंट पेजेस में निकलता है वही बैंक की बुक्स में हमारा लेजर। तो 31 मार्च के दिन वो जो चेक हमने 30 मार्च को लगाया था वो क्लियर नहीं हुआ, मतलब हमारे खाते में क्रेडिट नहीं किया बैंक ने। क्यों? क्योंकि वो 2 दिन 3 दिन लगते हैं क्लियर होने में। तो हमारे यहाँ बैलेंस मान लो 50,000 है, और हमने एक 10,000 का चेक लगाया था, तो बैंक के वहां बैलेंस 40,000 ही है, क्योंकि वो चेक क्लियर ही नहीं हुआ। हम जब चेक डिपॉजिट कराते हैं तब हमारे यहाँ एंट्री कर देते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, हमारे यहाँ एंट्री हो गई बैंक डेबिट टू कस्टमर। बैंक की बुक्स में हमारे खाते में क्रेडिट बैंक तो तभी करेगा ना जब वो चेक का बैलेंस क्लियर होके उस बैंक के पास आ जाए। अगर सेम बैंक का चेक होता है तो वो तो सेम डे सेम टाइम क्लियर हो जाता है। जैसे मैंने अगर इंडियन ओवरसीज बैंक में मेरा करंट अकाउंट है एग्जांपल के लिए, या बंधन बैंक में मेरा करंट अकाउंट है, या एसबीआई में मेरा करंट अकाउंट, अगर मैं एसबीआई का चेक एसबीआई में ही लगाता हूं, मेरा खाता भी एसबीआई में और मेरे को जिसने चेक दिया उसका भी एसबीआई में, तो वो तो सेम डे क्लियर हो जाता है। बट मैंने एसबीआई में इंडियन ओवरसीज का चेक लगा दिया किसी कस्टमर ने मेरे को इंडियन ओवरसीज का, तो वो क्लियर होने में 1 दिन लगता है, या 2 दिन लगते हैं, या 3 दिन लगता है, जो भी है, सेम डे पे नहीं होता है कभी भी कोई चेक, अलग अलग बैंक है। तो फिर क्या होगा, डिफरेंस आ जाएगा। 31 मार्च को हमारा बैलेंस और उनका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, बट क्या ये कोई एरर है, कोई गलती है? क्या मुझे वो 10,000 की जो चेक की डिपॉजिट की एंट्री है उसे रिवर्स कर देना चाहिए? ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वो हमारी गलती है ही नहीं, हमने तो अकाउंटिंग सही की है ना, बैंक की भी कोई गलती नहीं है। बैंक के पास जब पैसा आएगा तब वो क्रेडिट करेगा। तो ये सब चीजें फिर हम कहां बताएंगे? बीआरएस। देखो जनरली जो गलतियां हैं हमारी बैंक की नहीं, वो तो हम सुधार लेंगे, हमारी जो भूल है ओमिशंस है वो भी हम सुधार लेंगे। बट जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो अभी मैंने बोला चेक लगाया लेकिन क्लियर नहीं हुआ, ऐसे ही चेक इश्यू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ? मैंने 25 मार्च को किसी को चेक दिया, इश्यू किया, उस भाई ने चेक की 15 अप्रैल को लगाया, 3 महीने की वैलिडिटी रहती है चेक की, तो उस भाई ने चेक की 15 अप्रैल को लगाया। भाई होगा कोई, उसने चेक नहीं लगाया, भूल गया होगा रख के, हो जाता है कभी कभी। 15 अप्रैल के दिन हमारे खाते से डेबिट हुआ और 31 मार्च के दिन हमने तो हमारी बुक्स में ऑलरेडी कम कर चुके हैं, क्योंकि हमने तो 25 मार्च को ही चेक देते टाइम एंट्री कर ली। मान लो मैंने मिस्टर एक्स को चेक दिया पेमेंट का, मेरा क्रेडिटर था वो, तो मैंने एंट्री कर दी एक्स टू बैंक, बैंक को क्रेडिट कर दिया, मतलब बैलेंस कम कर दिया हमारी बुक्स में। 25 मार्च से 31 मार्च के दिन आए तो बैंक का जो लेजर आया, मतलब बैंक का जो स्टेटमेंट आया और हमारे लेजर में जो बैलेंस है वो डिफरेंस है। हमारा लेजर का बैलेंस कम है, बैंक के बैलेंस ज्यादा है। देखा तो डिफरेंस पता चला कि यार ये जो चेक दिया था वो अभी तक प्रेजेंट उसने नहीं किया। 31 मार्च के दिन बुक्स में कौन सा बैलेंस बताऊं, हमारी बुक्स में जो कम बैलेंस है वो, या बैंक की बुक्स में जो बैलेंस है वो? हम तो हमारा, अच्छा ये सबसे पहले तो क्या ये हमारी गलती है, चेक इशू करते टाइम हमने एंट्री करके बैलेंस कम कर दिया, या फिर हमें तभी करना था जब वो चेक प्रेजेंट होगा? दे दिया तभी कर देंगे, क्योंकि हम याद थोड़ी रखेंगे, तो हमने बैलेंस कम कर दिया। तो क्या जो हमने चेक इशू की एंट्री हमारे यहाँ इशू करते टाइम ही कर दी वो गलत था? नहीं था। हमारी बुक्स तो जो बैलेंस है वो सही बता रही है, बैंक की बुक्स भी सही बता रही है, क्योंकि वहां चेक प्रेजेंट नहीं, बैलेंस में मिसमैच है, बट हम बुक्स में सही नहीं करेंगे, हमारी बुक्स में बैलेंस शीट में बैलेंस वही बताएंगे जो हमारा अकाउंट बता रहा है। अब हमें ये एक्सप्लेन, हमें ये देखना है कि हमारा बैलेंस मिसमैच क्यों हो रहा है।
तो वो जो कारण है वो आप बीआरएस में जाके देख लो। बीआरएस में हम क्या करेंगे, ये जो टाइमिंग डिफरेंस है, जो हमारी गलती भी नहीं ना बैंक की गलती है, जिनको हम नहीं सुधार सकते हैं, उनको हम बीआरएस में शो करेंगे। और एक जो एरर बाय बैंक है, बैंक ने गलती कर दी, वो हम सुधारेंगे क्या? वो तो कौन सुधारेगा? हम किसको इंटीमेट करेंगे? बैंक को। बैंक उसको सही करेगा। बट जब तक वो सही नहीं करता है, तब तक अगर आपको बैलेंस देखना है तो मिसमैच आएगा। और वो जो मिसमैच है आपको उसको एक्सप्लेन करना है, तो वो कहां शो करोगे आप? बीआरएस। जिस दिन वो रेक्टिफाई कर देगा उसकी गलती, उस दिन तो सही हो जाएगा सब। तो बीआरएस, बीआरएस बुक्स का पार्ट नहीं है, इट इज ए टूल। ये एक टूल है, जैसे ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस भी बुक्स का पार्ट नहीं है, वो रिकमेंडेटरी है, मैंडेटरी नहीं है। ऐसे ही बीआरएस भी जनरली बहुत सारे लोग तो बनाते ही नहीं है। अरे बहुत सारे लोग तो अकाउंटिंग भी नहीं करता है। छोटे व्यापारी अकाउंटिंग करता ही नहीं है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि उसको क्या ही करना है, उसको तो जो, क्योंकि वो कैश में ही धंधा करता है। जो आया वो कम, कैश बढ़ा वो कमाई है। जो था सुबह 10,000, शाम को 20,000 हो गया, तो 10,000 की सेल हो गई, यही मान लेगा। या बैंक बैलेंस बढ़ गया, तो उस केस में नहीं। जो प्रॉपर अकाउंटिंग करता है वो बैंक के बैलेंस को मैच करता है, और बैंक के बैलेंस में मिसमैच अगर आ रहा है तो वो बीआरएस बनाएगा। और बीआरएस में क्या शो करेगा कि ये जो डिफरेंसेस बिटवीन द बैंक लेजर, बैंक की लेजर में जो कस्टमर का लेजर है, मतलब बैंक पासबुक, एंड हमारी कैश बुक में जो डिफरेंस है कैश बुक के बैंक कॉलम में, वो क्यों आ रहा है। ठीक है, तो बीआरएस क्या है? तो बीआरएस इज ए स्टेटमेंट which reconciles the bank balance as per cash book with the balance as per passbook or statement by showing all the causes of difference between the two. बीआरएस क्या है? एक स्टेटमेंट है जो कि रिकंसाइल करता है बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक, कैश बुक में जो बैंक कॉलम है वो, और बैलेंस एज पर बैंक पासबुक या स्टेटमेंट बाय शोइंग ऑल द कॉजेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टू। दोनों में किन किन चीजों का डिफरेंस है वो शो करता है, और रिकंसाइल करता है दोनों के बैलेंस को। रिकंसाइल कैसे करेगा? एग्जांपल के लिए, कैश बुक का बैलेंस है 10,000 और पासबुक का बैलेंस है 5,000। अब हमें ये दिख रहा है कि यार कैश बुक में 10,000 है, पासबुक में 5,000 है, मतलब 5,000 का डिफरेंस आ रहा है। फिर हमने चेक किया तो हमें ये पता चला कि एक चेक डिपॉजिट किया था 5,000 का, बट वो क्लियर, चेक डिपॉजिट किया था, चेक डिपॉजिट करते टाइम कैश बुक का बैलेंस 5,000 से बढ़ा दिया, बट अभी तक बैंक में वो क्लियर नहीं हुआ, तो पासबुक का बैलेंस नहीं बढ़ा है। तो अब क्या करूंगा मैं? लेस चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड, बट नॉट कितने हजार से कम कर दूंगा बेटा, और हमारा फाइनल पासबुक का बैलेंस कैसे आ जाएगा? ये हो गया रिकंसिलेशन। हम दोनों के बीच में जो डिफरेंस है उन्हें फाइंड आउट कर रहे हो, उससे रिकंसाइल कर रहे हैं कि ये 10,000 से 5,000 कैसे हुआ। अगर आप पासबुक को स्टार्टिंग पॉइंट ले लो यहां पे, तो ओपनिंग बैलेंस कितना है? 5,000। स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी हो सकता है, चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड 5,000। तो कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया? कैश बुक का बैलेंस कितना आ गया? आ रहा है समझ में? मतलब हम हमारी मेन बुक्स में, अकाउंटिंग में कोई हेरफेर नहीं कर रहे, ये स्टेटमेंट से शो कर रहे हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों है। आ रहा है समझ में? पर्पस ऑफ बीआरएस टू रिकंसाइल द बैलेंस with the passbook and by showing the all the causes of difference between the two and to make the necessary follow up action। follow up action भी तो लेंगे आप। हम follow up कैसे लेंगे? हम बैंक में पूछेंगे भैया ये चेक अभी तक क्लियर क्यों नहीं हुआ। ऐसे ही अगर किसी ने चेक नहीं लगाया तो हम उसको बोलेंगे भैया तूने चेक क्यों नहीं लगाया। अच्छा, इससे एक और चीज, अगर कोई गलती हुई है बैंक कैशबुक, हमारी कैशबुक या पासबुक में, तो वो भी पकड़ में आ जाएगी। वो जो गलती है वो भी हम रेक्टिफाई कर सकते हैं, बैंक भी रेक्टिफाई कर सकता है, बैंक की गलती है तो।
तो ये सब चीजें बीआरएस बनाने से ही होगा। अगर कोई बैंक ने गलती कर दी, गलत चार्जेस लगा दिए, गलत डेबिट कर दिया, तो ये सब चीजें जब तक आप बीआरएस नहीं बनाते हो तब तक फाइंड आउट नहीं होगी। अच्छा, फाइंड आउट तो हो जाएगी अगर आप अकाउंटिंग करते हो, तो ऑब्वियसली आपकी बुक्स में बैलेंस अलग होगा, उनकी बुक्स में बैलेंस अलग होगा। बट ये डिफरेंस है क्यों, ये पता लगाने के लिए तो आपको बीआरएस बनाना ही पड़ेगा। क्या ये एरर है या टाइमिंग डिफरेंस है? ठीक है, तो बीआरएस बनाओ, बीआरएस से आपको सब पता चल जाएगा। ठीक है, अकाउंटिंग में तभी चेंजेस करना है जब आपकी गलतियां, आपका ओमिशन है, आपकी गलतियां, आपका, अगर आपने कोई गलतियां ओमिशन किया उसे सुधार लो, वो डिफरेंस तो जीरो हो गया। अब उसके बाद भी डिफरेंस आ रहा है तो वो फिर या तो टाइमिंग डिफरेंस होगा या एरर बाय बैंक होगा, जिसे हम नहीं सुधार सकते। देखो, एरर बाय बैंक तो हम सुधारेंगे ही नहीं, और टाइमिंग डिफरेंस तो विद टाइम सही हो जाएगा। चेक आज क्लियर नहीं हुआ, कल तो होएगा, बट आज की तारीख में तो बैलेंस को रिकंसाइल करना है ना, तो उसके लिए स्टेटमेंट बना दिया, जिससे जो भी यूजर है उसे समझ में आ जाए कि यार हाँ, ये जो डिफरेंस है ये वैलिड डिफरेंस है और ये कभी भी जाके आगे जाके रिकंसाइल हो जाएगा। तो क्या क्या कारण है, ये जो कैश बुक और पासबुक के बैलेंस का डिफरेंस हम समझ रहे हैं, ये कारण क्या क्या हो सकता है? तो सबसे पहला कारण होता है टाइमिंग डिफरेंस। टाइमिंग डिफरेंस मींस check issued but not presented for payment, check deposited but not yet collected by bank। हमने चेक इशू किया बट प्रेजेंट नहीं हुआ अभी तक, बैंक में अभी तक उसने चेक लगाया ही नहीं या कटा ही नहीं हमारे खाते से, और चेक डिपॉजिट कर दिया बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, तो ये दोनों किसी की भी गलती नहीं है, इट इज टाइमिंग डिफरेंस। और विद टाइम, टाइमिंग क्यों, विद टाइम ये मैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा एरर्स इन कैश बुक कमिटेड बाय अकाउंट होल्डर। कैश बुक में हमने कोई गलती कर दी, हम हमारे यहां बना रहे ना बीआरएस, तो मैं हमेशा हम बोलूंगा। कैश बुक मतलब हमारी बुक्स में गलती कर दी, और एरर इन पासबुक मतलब बैंक ने उसकी बुक्स में गलती कर दी, हमारे लेजर में उसने कुछ गड़बड़ कर दी। तो ये जो कैश बुक है, अगर हमने कैश बुक में कोई गलती की है तो जनरली तो इसको हम रेक्टिफाई कर देते हैं। ये जो टाइमिंग डिफरेंस है इसको हम रेक्टिफाई नहीं करेंगे क्योंकि ये कोई गलती है ही नहीं। और ये जो बैंक का एरर है इसको भी हम रेक्टिफाई क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी गलती, अगर हमने रेक्टिफाई कर दिया मतलब हमने वो गलती एक्सेप्ट कर ली बैंक की, है ना। बहुत बार क्या होता है, छोटा मोटा पेमेंट कोई काट लेता है तब तो हम वैसे भी कुछ नहीं बोलते, 10 रुपए चार्ज काट लिए, गलत भी काट लिया तो भी आप, अपन भी क्या करो, बैंक चार्जेस डेबिट कर दो और बैंक बैलेंस कम कर दो, जनरली तो यही होता। बट अगर कोई मेजर डिफरेंस है, बट वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे 10-10 करके हो सकता है करोड़ों अकाउंट से वो काट ले। तो इस गलती को एक बार बैंक को शो जरूर करना चाहिए। ऐसे फ्रॉड्स हो चुके हैं, ऐसे फ्रॉड्स हो चुके हैं जहां, जैसे एग्जांपल के लिए एक बड़ा बैंक है जिसमें 10 करोड़ खाते हैं, उन 10 करोड़ खाते से 1 रुपए उड़ा के बैंक ने किसी और खाते में डाल दिए। 10 करोड़ इंटू 1 रुपए कितने होते हैं? 1 रुपए से किसी भी अकाउंट होल्डर को कोई फर्क, लेकिन वो जो फ्रॉड है, वो जो गलती है, फ्रॉड नहीं हो सकता है, मैं बोल सकता हूं अगर कोई ऐसी गलती हुई है तो वो 10 करोड़ का लूपहोल है। तो ये लूपहोल बल्क में बहुत बड़ा हो गया, तो 10 रुपए निकाल दिए तो फिर 100 करोड़ हो जाएंगे। 100 करोड़ रुपए किसको बोलते हैं? उन 10 करोड़ खातों से 10 रुपए पर अकाउंट भी उड़ गए तो 100 करोड़ हो गए। तो ये अगर हम मटेरियलिटी में देखें 10 रुपए इतने मटेरियल नहीं है, बट अगर हम सब्सटेंस में देखे, जाके क्वांटिटी वाइज देखे, सब्सटेंस मतलब जब हम अंदर घुसे तो पता लगा अबे यार ये तो 100 करोड़ का फ्रॉड है, 100 करोड़ की गलती है, तो फिर इसको बैंक को हमें शो करना चाहिए। हमारे पार्ट पे तो हमको एक बार इंटीमेट करना ही चाहिए कि 10 रुपए गलत कटे हैं, हो सकता है इससे उनकी कोई गलती उनको पकड़ में आ जाए, है ना। अब कुछ ऐसे डिफरेंस भी होते हैं जो पासबुक में रिकॉर्ड होगा बट कैश बुक में नहीं हुआ।
ये कोई गलती नहीं है बैंक की, ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन है। गलती की बात तो मैंने यहां कर दी कि बैंक ने एरर कर दिया। अब मैं उन ट्रांजेक्शन्स की बात कर रहा हूं जो जनरली पासबुक में अपीयर होती है, बाद में कैश बुक में रिकॉर्ड होती है। जैसे बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट डेबिटेड इन पासबुक। बैंक कभी भी ना चार्ज काटने से पहले आपको इंटीमेट नहीं करता, कार्ड देता है, क्योंकि जब आपने अकाउंट खुलवाया होगा ना तभी उसने सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे साइन करा लिया है। बाद में आप बैंक स्टेटमेंट में देख सकते हो और उनसे बाद में उनका बिल भी मांग सकते हो, जीएसटी इनवॉइस भी। अगर आप मतलब जीएसटी इनवॉइस या जो भी इनवॉइस है उन चार्जेस का इनवॉइस बैंक देगा। इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट सर्टिफिकेट देगा, जैसे बैंक चार्जेस के लिए इनवॉइस दे देगा आपको। तो बैंक ने बैंक चार्जेस और इंटरेस्ट काट लिया आपकी बैंक पासबुक में से। अच्छा, क्या ये बैंक की गलती है? काट नहीं था, बट हमने रिकॉर्ड नहीं किया, ये हमारी गलती है, ये हमारा ओमिशन है। गलती नहीं है, एरर नहीं, ओमिशन है। तो ऐसे ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बैंक में रिकॉर्ड हो गए, हमने रिकॉर्ड नहीं किया, हम उन्हें जनरली तो क्या कर देते हैं, हमारे यहां रिकॉर्ड कर लो। ऐसे इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक, बैंक ने ब्याज दिया, सेविंग बैंक में इंटरेस्ट आता है ना, बैंक जनरली दे देता है हर 3 महीने में। बैंक में रिकॉर्ड हो गया, हमारे यहां रिकॉर्ड नहीं हो, डिफरेंस तो आएगा। तो क्या करो, रिकॉर्ड कर लो। अगर आपने टाइमली रिकॉर्ड कर दिया तो डिफरेंस आएगा ही नहीं, और अगर आपने टाइमली रिकॉर्ड नहीं किया तो डिफरेंस आएगा। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। अब बहुत बार क्या होता है, कस्टमर बैंक में जमा करा देता है, हम बैंक की स्टेटमेंट देखते हैं तब पता चलता है, क्योंकि कस्टमर ने भी इंटीमेट नहीं किया। होता है ना, बहुत बार कस्टमर मैसेज ही नहीं डालता है, या मैसेज डालता है तो हम इग्नोर कर देते हैं। व्हाट्सएप पे मल्टीपल, व्हाट्सएप पे डाल, अब 100 मैसेज आते हैं रोज के, बहुत बार अनरीड रह जाते हैं, या गलती से रीड हो गया, बाद में ध्यान ही नहीं दिया। तो कस्टमर ने तो पैसा डाल दिया, हमने हमारी बुक्स में एंट्री नहीं की, बैंक का बैलेंस बढ़ा हुआ है, हमारा बैलेंस कम है। ऐसे ही बैंक को भी हम बहुत बार स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दे देते हैं। जैसे मेरी ईएमआई है, किसी बैंक में मेरा खाता है, मैंने वहां से लोन ले रखा है, और दूसरे किसी इंस्टीट्यूशन से में मेरा खाता है, मतलब मैंने एक्स बैंक से लोन ले रखा है और वाई बैंक में मेरा खाता है। तो मैंने वाई बैंक में स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगा रखा है। स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन मतलब मैंने उनको एक ऑर्डर दे रखा है कि आप हर महीने इस फिक्स डेट पे ये ईएमआई उस खाते में जमा करा देना, तो ऑनलाइन ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाती है। उस डेट पे बैंक ने डेबिट कर दिया मेरा खाता और पेमेंट जमा कर दिया, मैंने एंट्री नहीं की, मैं भूल गया, ये ओमिशन है। ठीक है, तो हम रिकॉर्ड कर लो ना, तो ये रेक्टिफाई हो जाएगा। और अगर रेक्टिफाई नहीं करना है, मान लो आज यार अभी ईयर एंड नहीं है, जनरली रेक्टिफिकेशन कब कंपलसरी, ईयर एंड के पहले पहले 31 मार्च को बुक्स अगर आप बना रहे हो, तो आपके एरर्स और ऐसे ट्रांजैक्शंस जो बैंक में रिकॉर्ड हो गए लेकिन आपके यहां रिकॉर्ड नहीं हुए और होने चाहिए थे, मैं उन ट्रांजैक्शंस की बात नहीं कर रहा हूं जो बैंक की गलती है, वो तो बैंक रेक्टिफाई करेगा। मैं उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा हूं जैसे इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, बैंक चार्जेस, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर टू बैंक, डायरेक्ट पेमेंट बाय बैंक टू कस्टमर। ये सब ट्रांजैक्शंस हमारी गलती है। हम 31 मार्च मतलब या ईयर एंड से पहले पहले, हमारी जब फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स करते हैं हम, उससे पहले पहले हम क्या कर देंगे, रेक्टिफाई करेंगे। तो ये चीजें तो फिर बीआरएस में आएगी नहीं, क्योंकि अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो बैलेंस में मिसमैच रहेगा ही नहीं इनका। फिर बचेगा क्या, एक तो टाइमिंग डिफरेंस और एक एरर बाय बैंक। हमारे एरर और हमारे ओमिशन तो हमने रिकॉर्ड कर लिया ना, बट बीच में बना रहे हो बीआरएस। आज आप नहीं चाहते हो रेक्टिफाई करना, आज आपको बस ये बताना है यार ये डिफरेंस क्यों है, तो आप बीआरएस में इनको भी ले जा सकते हो, रेक्टिफाई मत करो। मतलब अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो फिर बीआरएस में नहीं आएगा, अगर आपने रेक्टिफाई नहीं किया तो बीआरएस में आएगा। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, जैसे बिल रिसीवेबल होता है वो भी बैंक डायरेक्टली कलेक्ट कर लेता है और हमारे खाते में जमा कर देता है। चेक डिपॉजिटेड फॉर कलेक्शन रिटर्न डिसऑनर्ड एंड रिकॉर्डेड इन पासबुक ओनली। हमने चेक फॉर कलेक्शन मतलब चेक डिपॉजिट कराया था, चेक बाउंस हो गया, बैंक ने बाउंस की एंट्री कर दी, आपके यहाँ पे एंट्री डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। बैंक से हमने एक बिल पे लोन लिया था, सामने वाला जिसका वो बिल, जिसको हमने बिल इश्यू किया था, वो भाई ने उसका पेमेंट बैंक ने किसके खाते से डेबिट कर लिया, लोन किसने लिया था भैया, हमारे खाते से उड़ा लिया उसने, तो अब तू लेता रहे भैया उससे, बैंक ने तो पैसे ले लेगा वो तो,
पहले उसके पास जाएगा, फिर अगर नहीं दिया तो आपसे कर लेगा वो। आपको बाद में पता चला आपने रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये आप रिकॉर्ड कर लो, नहीं करो तो बीआरएस में डाल दो फिर। तो अब आपको मैंने एरर्स, मैंने एक तरह से 3 डिफरेंसेस बताए। एक तो टाइमिंग डिफरेंस, सेकंड ट्रांजैक्शंस, मैं इसको क्या बोलूंगा, ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस मतलब जो बैंक में रिकॉर्ड हो गए लेकिन हमारे यहां रिकॉर्ड होने थे लेकिन नहीं हुए हैं। एक तो टाइमिंग डिफरेंस, एक हमारे ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शन विच आर रिकॉर्डेड इन पासबुक बट नॉट येट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और एक एरर। एरर भी दोनों, एक तो हमारे हमने किया और एक बैंक ने किया। तो 3 तरह के डिफरेंस होता है, टाइमिंग डिफरेंस, ट्रांजैक्शंस और एरर्स। एरर कोई भी कर सकता है, बैंक और हम दोनों में से कोई भी। इनमें से कौन सा रेक्टिफाई करना है, कौन सा नहीं करना है? अगर आप रेक्टिफिकेशन कर रहे हो तो एक तो ओमिशन मतलब ट्रांजैक्शंस को रेक्टिफाई कर लो, और एरर में एरर बाय कस्टमर, एरर इन कैश बुक को रेक्टिफाई कर लो। आप मतलब कस्टमर, हम लोग। बट अगर एरर बाय बैंक या टाइमिंग डिफरेंस है तो उसको रेक्टिफाई नहीं करना, उसको तो हमेशा बीआरएस में ही शो करना है। इज दैट क्लियर? डिफरेंसेस समझ में आ गया? कुछ डिफरेंसेस जिनको हम कैसे रेक्टिफाई करें, सॉरी रेक्टिफाई नहीं करें, कैसे बीआरएस में शो करें। रेक्टिफिकेशन तो हमने सीख लिया ना लास्ट चैप्टर में, तो रेक्टिफिकेशन तो आप कर ही सकते हो। जैसे बैंक चार्जेस नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो आप क्या करोगे, बैंक चार्जेस टू बैंक, है ना। अगर इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक इज नॉट रिकॉर्डेड तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक। इंटरेस्ट अलाउड किया लेकिन रिकॉर्ड नहीं किया तो बैंक टू इंटरेस्ट अलाउड या इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो ऐसा आप रेक्टिफाई कर लोगे, है ना। अब हम बात कर रहे हैं ऐसे ट्रांजैक्शंस जो हमें बीआरएस में शो करने हैं, उनको बीआरएस में कैसे शो करें। तो पहला है चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड। चेक इशू किया बट, अब ये क्या है, टाइमिंग डिफरेंस है या एरर है? आपने चेक इशू किया मिस्टर एक्स को, आपने एंट्री कर दी एक्स टू बैंक, मान लो 28 मार्च को, ईयर एंड की बात कर रहा हूं, और सामने वाले ने चेक क्लियर कराया 2 अप्रैल को। अब 28 मार्च से 2 अप्रैल के बीच में 31 मार्च के दिन बैंक का बैलेंस डिफरेंस आएगा, कैश बुक में बैलेंस कम हो जाएगा ऑलरेडी, और पासबुक का बैलेंस बढ़ा हुआ आएगा। तो अब उसको बीआरएस में कैसे शो करें? तो अगर आप, कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है आपका, क्या स्टार्टिंग पॉइंट है, तो आप उसको ऐड कर लो चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड को, और पासबुक का बैलेंस मैच हो जाएगा। अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक पे जाना है तो 5,000 कम करेंगे। तो इसको करने के लिए आप हैंड्स पे भी कर सकते हो, जैसे एक एंड पे कैश बुक और एक एंड पे पासबुक ले लो। एग्जांपल के लिए मैंने राइट हैंड पे कैश बुक, लेफ्ट हैंड पे पासबुक ले ली। सबसे पहले तो इस ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट क्या है, तो चेक इशूड करने से कैश बुक कम हो गई, कैश बुक क्या हो गई, तो मैंने जिस पे इंपैक्ट आया वो दिया। ट्रांजेक्शन का इंपैक्ट कैश बुक पे आया और कैश बुक का बैलेंस अभी कम हो चुका है। अब अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो कैश बुक को ही सही करना है, एक तरह से हम ये बोल सकते हैं। सही करना मेरा मतलब ये नहीं रेक्टिफाई करना है, बीआरएस की मैं बात कर रहा हूं कि हमको जो भी करना है कैश बुक के बैलेंस पे करना है पासबुक से मिलाने के लिए, तो वापिस ऐड कर दूंगा। और अगर स्टार्टिंग पॉइंट पासबुक है तो पासबुक पे मेरे को इंपैक्ट देना है, तो पहले मैंने ये देखा इंपैक्ट किस पे आया, तो आया तो जिस पे आया उस पे दे दो, और फिर क्या करना है, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है इसलिए इसको कम कर दो उससे मैच करने के लिए, तो माइनस कर देंगे। सेम ऐसे ही चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड। चेक डिपॉजिट किए बट कलेक्ट, तो भैया मैंने आपका चेक लगाया 28 मार्च को, चेक क्लियर हुआ 2 अप्रैल को, इस बीच में 31 मार्च के दिन कैश बुक में बैलेंस बढ़ गया, तो कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, मैं बढ़ा देता हूं हाथ पे। अब स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो कम कर दो, ये कम कर दिया, और अगर यही पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा दो। आ रहा है समझ में? ऐसे ही बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट चार्जेस, यहां पे क्या हुआ, बैंक ने इंटरेस्ट और बैंक चार्जेस लगा दिया। अब यहां पे इंपैक्ट किस पे आया, बैंक में पहले रिकॉर्ड हुआ होगा तो कैश पासबुक कम हो गई, पासबुक। अब अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कैश बुक भी कम कर दो, लेस कर देंगे। और अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा दो,
वैसे तो ईयर एंड पे ये हमारा ओमिशन है, तो हम इसे रेक्टिफाई कर लेंगे, और अगर रेक्टिफाई कर लिया तो फिर डिफरेंस ही खत्म हो जाएगा। बट अगर आपने रेक्टिफिकेशन नहीं किया है या बीआरएस ड्यूरिंग द ईयर बना रहे हो और इसको बीआरएस में शो कर रहे हो तो फिर ऐसे करना है। आ रहा है समझ में? इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक, सेम ऐसे ही बैंक ने इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट अलाउ किया, बैंक का बैलेंस बढ़ गया। स्टार्टिंग पॉइंट अगर कैश बुक है तो, और अगर स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो कम कर देंगे। आ रहा है समझ में? तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक है तो उसको बढ़ा देंगे मैच करने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट अगर पासबुक है तो कम कर देंगे। आ रहा है समझ में? नेक्स्ट, डायरेक्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया। कस्टमर मतलब हमें, कस्टमर मतलब हम, हमारी बात हो रही है, हमारे बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट पेमेंट कर दिया, जैसे ईएमआई का पेमेंट कर दिया, इंश्योरेंस का पेमेंट कर दिया, म्यूचुअल फंड एसआईपीस जो ऑटो डिडक्ट होती है आजकल वो पे कर दिया, इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ऑटो पे हो जाता है, क्रेडिट कार्ड बिल भी ऑटो पे हो जाता है, जो चाहो आप ऑटो पे हो सकता है ना? नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन ऑटो पे हो जाता है, अमेजन प्राइम का ऑटो पे हो जाता है ना? क्रेडिट कार्ड की डिटेल डली रहती है, फिक्स डेट पे ऑटो डेबिट हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, कस्टमर के बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट पे कर दिया, मतलब पासबुक का बैलेंस कम हो गया। क्या ये कोई गलती है बैंक की? नहीं है, आपने इंस्ट्रक्शन दिया तभी पे किया। अब अगर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कम कर दो, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा दो। लेकिन क्योंकि ये आपका ओमिशन है, 31 मार्च के पहले तो ये रिकॉर्ड ही कर लो ना, तो फिर बीआरएस में दिखाने की जरूरत है क्या? तो अगर कैशबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसे कम करना है, अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ाना है, तो 45 का 50 हो जाएगा। डायरेक्ट कलेक्शन ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर, हमारे बिहाफ पे बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया, जैसे डिविडेंड पेमेंट्स, डिविडेंड हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे हैं तो वो डायरेक्ट आ जाता है, हमने कोई म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं तो उस पर भी डिविडेंड आता है, म्यूचुअल फंड्स भी डिविडेंड पेइंग म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं, है ना? तो वो उस पे पेमेंट जो आया वो भी डायरेक्ट आ गया, पासबुक का बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक भी बढ़ा दो, और अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कम कर दो, तो अगर कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा दो, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो कम कर दो। डिसऑनर ऑफ चेक और बिल रिसीवेबल डिस्काउंटेड, बैंक ने, हमने अब ऐसे ही चेक डिसऑनर हो गया, आपने बैंक चेक डिपॉजिट कराया था, चेक डिसऑनर हो गया, चेक क्या हो गया? बैंक ने आपके खाते में जमा करा और फिर वापस डेबिट कर दी, जनरली यही होता है। चेक भी डिसऑनर होता है ना, तो आप एक बार क्रेडिट होता है फिर डेबिट हो जाता है, बट हाँ आपने तो चेक जमा कराते टाइम डिपॉजिट दिखा दिया, बैंक डेबिट कर दिया, आप तो आपकी बात करते हैं, बट बैंक ने तो किया ही नहीं, क्योंकि चेक तो क्या हो गया? डिसऑनर हो गया। मतलब कैश बुक बढ़ गई, पासबुक नहीं बढ़ी, कमी है वो तो कम नहीं हुई, बढ़ी नहीं, चेक डिसऑनर हो गया ना, बढ़ेगी कैसे? कैश बुक बढ़ी हुई है, आपने चेक की एंट्री कर दी है, अब आप क्या करोगे? कैश बुक कम करोगे और पासबुक बढ़ा दोगे। जनरली तो ये रेक्टिफिकेशन करना है, ये आपका ओमिशन है, तो आप वापस एंट्री करोगे कस्टमर टू बैंक। अगर रेक्टिफाई करोगे तो क्या करोगे? कस्टमर डेबिट, कस्टमर से लेना है, टू बैंक, बैंक का बैलेंस कम कर दोगे। रेक्टिफिकेशन हो गया तो फिर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है? ऐसे ही आपने बिल डिस्काउंट करा रखा था, बैंक से लोन ले रखा है एक बिल पे, डिसऑनर हो गया, बैंक ने आपके खाते को डेबिट कर दिया, बैलेंस आपसे ले लिया, पासबुक कम हो गई, कैश बुक भी क्या कर देंगे? कम, और अगर पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो बढ़ा देंगे। वैसे तो ये भी रेक्टिफिकेशन, इसे आप सुधार लो, सुधार लोगे तो बीआरएस में आएगा ही नहीं। अब एरर्स इन कैश बुक, अब एरर कौन कौन से हो सकते हैं? एरर ऑफ ओमिशन, अब ये एरर ऑफ ओमिशन क्या है भैया? हमने, अब ये वो टाइमिंग डिफरेंस वाला एरर नहीं समझना ना, वो वाला एरर बोल रहा है ये ओमिशन, वो वाला नहीं बोल रहा है ये ट्रांजेक्शंस वाला। अब ये बोल रहा है ऐसे ओमिशन, जैसे मैंने चेक तो जमा करा दिया बट हमारे यही एंट्री करना भूल गए, चेक मैंने जमा कराया, बैंक में क्लियर हो गया है, हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पे ये बस बोला है कि चेक डिपॉजिटेड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक,
तो यहां पे गलती किसकी है? पहले इंपैक्ट मतलब पासबुक तो बढ़ गई, कैश बुक उतनी की उतनी है क्योंकि आपने रिकॉर्ड, तो आप इसे पास बीआरएस में अगर शो कर रहे हो तो कैश बुक बढ़ा दो, और पासबुक स्टार्टिंग बैठे हो तो पासबुक कम कर दो, अदरवाइज तो रेक्टिफाई कर दो, बैंक टू कस्टमर एंट्री कर दो। ऐसे ही चेक इश्यू कर दिया बट रिकॉर्ड ही नहीं किया कैश बुक में, ये भी किसका ओमिशन है? चेक दिया, बैंक में कम भी हो गया बट कैश बुक में कम, कैश बुक कम कर दो और पासबुक बढ़ा दो। ऐसे ही बैंक से कैश विड्रॉ किया बट हमने कहीं भी रिकॉर्ड नहीं किया, तो यहां पे क्या हुआ? बैंक का बैलेंस कम हो गया, तो कैश बुक भी कम कर दो और पासबुक बढ़ा दो, या तो पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट दे दो, अदरवाइज एंट्री कर दो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, रेक्टिफिकेशन भी हो जाएगा। फिर बीआरएस में डिफरेंस नहीं शो करना है। फिर ऐसे ही एरर ऑफ रिकॉर्डिंग हो गया, चेक इश्यू किया था 1000 का, कर दिया 100 रुपए का, हमने रिकॉर्ड कर दिया 100 रुपए का, मतलब पासबुक तो कम हुई 1000 से, कैश बुक कम हुई 100 रुपए से, कितने रुपए का डिफरेंस है? 900 रुपीज से पासबुक ज्यादा कम हो गई, तो कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो 900 रुपए कम कर दो, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो 900 रुपए बढ़ा दो। ये होते हैं एरर ऑफ रिकॉर्डिंग। फिर एरर ऑफ कास्टिंग, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक को कम टोटल कर देना या ज्यादा टोटल करने से भी बैलेंस में डिफरेंस आ जाएगा क्या? यस, टोटल कम करने से बैलेंस पे डिफरेंस आएगा और वो बैलेंस को आप रेक्टिफाई कर लो, और अगर रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो तो बीआरएस में बता दो जैसा भी करना है। ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड में गलती कर देना या कोई और अदर गलती कर देना, ये सब एरर आप या तो रेक्टिफाई कर दोगे, रेक्टिफाई नहीं कर रहे हो तो बीआरएस में शो कैसे करना है वो आपको बस समझ में आ गया होगा। अगर आपने रेक्टिफाई कर दिया तो फिर बीआरएस में नहीं आएगा, ध्यान रखना। फिर ऐसे ही एरर इन पासबुक, अच्छा ये एरर इन पासबुक बैंक की गलतियां है, ये मत रेक्टिफाई करना, ये तो बैंक करेगा तो इसे बीआरएस में ही शो करना है। तो जैसे बैंक ने किसी और का चेक हमारे इसमें डिपॉजिट दिखा दिया, बैंक ने चार्जेस गलत डेबिट कर दिया, बैंक ने किसी और का पेमेंट हमारे इसमें जमा कर दिया, या हमारा पेमेंट हमारे खाते में जमा नहीं करके किसी और खाते में कर दिया, या फिर उसी बैंक में मेरे 2 अकाउंट है, इस अकाउंट में मैंने जमा कराया था, कर उस अकाउंट में दिया, तो मेरे यहां तो इस अकाउंट में बढ़ गया, बैंक में उस अकाउंट में बढ़ा हुआ दिख रहा, तो ये भी तो बैंक की गलती है। क्या बोलेंगे हम? रेक्टिफाई करो, करना पड़ेगा। आ रहा है क्या समझ में? ओके, एक क्वेश्चन करता हूं। हाँ जी भैया, केस 1, इफ द डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक इज 200, आपको क्या बोल रहा है ये? डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मतलब फेवरेबल या अनफेवरेबल? फेवरेबल। कैश बुक में डेबिट बैलेंस मतलब लेना है ना, हमारे लिए फेवरेबल है, कस्टमर के लिए क्या अनफेवरेबल? बीआरएस किसकी बुक्स में बनता है, बैंक या कस्टमर? कस्टमर। तो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमारे लिए फेवरेबल है। कितने रुपए? 200। तो मैंने प्लस लिख दिया, मैं ना प्लस और माइनस अप्रोच से चल रहा हूं, आप चाहो तो नॉर्मल में एक और अभी कराऊंगा, उससे भी कर सकते हो। तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक, चेक डिपॉजिट किया बट बैंक ने कलेक्ट नहीं किया। सबसे पहले इसका इंपैक्ट कहां है? कैश बुक बढ़ गई, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? कैश बुक या पासबुक? तो लेस करेंगे, माइनस करेंगे, तो लेस कर देंगे चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड, कितने रुपए? 1500। चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड बाय बैंक फॉर पेमेंट, प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक इश्यू कर दिया बट अभी तक प्रेजेंट नहीं हुआ, तो क्या हुआ? कैश बुक कम हो गई, वापस ऐड कर देंगे, कितने रुपए? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस डेबिटेड इन पासबुक ओनली, पासबुक में बैंक चार्जेस डेबिट हो गए, बैलेंस कम हो गया पासबुक का, कैश बुक भी कम कर देंगे। बैंक चार्जेस कितने रुपए बेटा? इंटरेस्ट अलाउड इन पासबुक ओनली, बैंक ने इंटरेस्ट दिया, पासबुक बढ़ गई, कैश बुक भी बढ़ा देंगे।
नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस। 500 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम बैंक ने पे कर दिया, पासबुक कम हो गई, कैश बुक भी बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक, बैंक ने 2000 रुपए डायरेक्ट कलेक्ट करके हमारे खाते में जमा कर दिया, बैंक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक भी कितने रुपए से, रॉन्ग डेबिट गिवन बाय बैंक इन पासबुक, बैंक ने पासबुक में रॉन्ग डेबिट कर दिया तो बैलेंस रॉन्ग डेबिट मतलब बैंक की पासबुक में डेबिट मतलब बैलेंस कम होना है, बैलेंस कम हो गया, कैश बुक भी मिसमैच तो है ना। हाँ, रेक्टिफिकेशन की बात नहीं हो रही, अभी हम बस बीआरएस की बात कर रहे हैं, अभी हम ये नहीं देख रहे किसे रेक्टिफाई करना है किसे रेक्टिफाई, हम ये मान रहे हैं हम रेक्टिफिकेशन अभी कर ही नहीं रहे, डायरेक्ट बीआरएस बना रहे हैं। तो रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, रॉन्ग डेबिट इन पासबुक, तो रॉन्ग डेबिट है तो यहां पे भी कम कर दो, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, पासबुक बढ़ गई, डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू द बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, बैंक में डायरेक्ट जमा करा दिया कस्टमर ने, पासबुक बढ़ गई है, कैश बुक को भी डेबिट प्लस का टोटल कितना है, हाँ प्लस का टोटल है 5900, माइनस का टोटल कितना है 6000, माइनस का टोटल कितना है बेटा, मतलब माइनस ज्यादा है प्लस से, तो अब यहां पे ना आपको दोनों का जो डिफरेंस है, यहां पे बी डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक आ जाएगा कितना 100 रुपए। डेबिट बैलेंस क्यों है, क्योंकि माइनस ज्यादा है प्लस से मतलब ओवरड्राफ्ट है, डेबिट मींस, अब पासबुक का डेबिट मींस ओवरड्राफ्ट है, ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक है, ठीक है बेटा, और ये फेवरेबल था, आ रहा है क्या समझ में, अगर ये प्लस ज्यादा होता माइनस से तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक होता, मतलब ऊपर फेवरेबल है तो नीचे भी फेवरेबल है। कोई भी डाउट, तू क्या बोल रहा है, इफ क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक वॉज 200, क्रेडिट बैलेंस मतलब ये भी फेवरेबल है, पासबुक का क्रेडिट फेवरेबल होता है, कैश बुक का डेबिट फेवरेबल होता है, मतलब अगर डेबिट एज पर कैश बुक है तो वो क्रेडिट एज पर पासबुक होगा, तो ये दोनों इक्वल होंगे, है ना, और अगर क्रेडिट एज पर कैश बुक है तो वो डेबिट एज पर पासबुक के इक्वल होगा, अगर नहीं है तो डिफरेंस है, मतलब अगर कोई बोलता है डेबिट एज पर पासबुक 200 है तो कैश बुक में क्रेडिट होना चाहिए, और अगर कोई बोलता है क्रेडिट एज पर कैश बुक है तो पासबुक में वो डेबिट होना चाहिए, तो जाके बैलेंस मैच होगा, उल्टा चलेगा ना पूरा। तो अब हम क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक को स्टार्ट, तो क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक है 200, वो प्लस में लिख दिया हमने। ट्रांजेक्शंस क्या है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट कलेक्टेड बाय बैंक 1500, हमने चेक डिपॉजिट कराया बट बैंक ने क्लियर नहीं किया, तो हमने चेक डिपॉजिट कराया तो क्या बढ़ी, स्टार्टिंग पॉइंट क्या है पासबुक, तो यहां पे भी क्या कर देंगे बढ़ा कर देंगे, कितने रुपए से। नेक्स्ट ऐसी चेक इश्यूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड, चेक इश्यू किया, कैश बुक क्या हो गई, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसको भी
कम कर देंगे कितने रुपए से? 25। नेक्स्ट, बैंक चार्जेस पासबुक में डेबिट हो गए, पासबुक क्या हो गई? पासबुक की स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए इसको क्या कर देंगे? कितने रुपए से? 200। 200 से। इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक इन पासबुक, पासबुक में इंटरेस्ट अलाउ किया तो बैलेंस क्या हो गया? वापस क्या कर देंगे? नेक्स्ट, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड डायरेक्टली बाय बैंक अंडर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक ने इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दी, पासबुक का बैलेंस वापस। बिल रिसीवेबल डायरेक्टली कलेक्टेड बाय बैंक 2000, बैंक ने डायरेक्ट कलेक्ट कर लिया बिल रिसीवेबल, पासबुक बढ़ गई वापस। रॉन्ग डेबिट गिवन बाय पासबुक इन पासबुक, पासबुक का बैलेंस कम हो गया वापस। कितना? 3800। नेक्स्ट, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक इन पासबुक, रॉन्ग क्रेडिट हुआ पासबुक में तो बैलेंस बढ़ गया वापस। डायरेक्ट पेमेंट बाय कस्टमर इनटू बैंक, बैंक में डायरेक्ट पेमेंट कर दिया कस्टमर ने, पासबुक का बैलेंस, कैश बुक को भी सॉरी पासबुक को वापस घटा देंगे, पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट है, प्लस और माइनस का टोटल करो, कितना आ रहा है टोटल? ज्यादा है माइनस से, तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस प्लस ज्यादा है माइनस से, तो कैश बुक का डेबिट बैलेंस इस पर प्लस ज्यादा है ना बेटा, तो 6200 माइनस फेवरेबल है, मतलब 500 रुपए डेबिट बैलेंस इस पर कैश बुक है, मतलब फेवरेबल, हमारा बैलेंस पड़ा है बैंक में 500 रुपए। आ रहा है क्या समझ में? ये हमारी कैश बुक बता रही है। अब बेटा नेक्स्ट जो केस है वो होमवर्क है आपके लिए, यहां पे क्या बोला? इफ एन ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक वाज 200, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब अनफेवरेबल बैलेंस, तो आपको कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन में माइनस से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? और सोचना वैसे ही है, ओवरड्राफ्ट मत सोचना, जैसा अभी आपने यहां पे सिंपली, यार ये मैं बोल सकता हूं, ये जो केस 1 किया ना, केस 1 जैसा ही सब कुछ होगा, बस ये जो स्टार्टिंग में 200 प्लस में लिखे ना, ये कहां आ जाएंगे? ये माइनस में आ जाएंगे, बस और कुछ भी नहीं करना। तो यहां पे माइनस जो है वो 6200 हो जाएगा, प्लस जो है वो 5700 हो जाएगा। 500 रुपए से माइनस ज्यादा है, मतलब डेबिट बैलेंस इस पर पासबुक 500 हो जाएगा, ओवरड्राफ्ट हो जाएगा, बस यही वाला। और सेम ऐसे ही पासबुक का अगर ओवरड्राफ्ट है तो ये सेम है, बस प्लस को कहां लिख देना है? स्टार्टिंग में। ये हो गया, कर लोगे? ओके, कल आगे कंटिन्यू करेंगे हम एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करें, उसको हम अमेंडेड कैश बुक बनाएंगे और फिर बीआरएस बनाएंगे, और ये कल चैप्टर खत्म हो जाएगा।